हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं लाइट का पार्ट सेकेंड। चलिए देखते हैं आज का हमारा स्टडी पॉइंट क्या क्या रहने वाला है। मतलब आज का जो हमारा अध्ययन सामग्री है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। उसका नेक्स्ट हमारा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या द फोकस दूरी में संबंध। उसके बाद हमारा है थर्ड नंबर वस्तु क्या होता है एवं प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद अगला हमारा है गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से इन्हें। तो पहला हमारा टॉपिक है दर्पण का ध्रुव। तो देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका गोलीय दर्पण का एक परावर्तक तल है जहाँ से प्रकाश किरण अगर आएगी तो टकराने के बाद पुनः वापस इसी माध्यम में चली आएगी। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई आपने लिया 4 सेंटीमीटर, तो इसका ठीक मध्य बिंदु कहाँ होगा, तो 2 सेंटीमीटर पर होगा। अगर आपने एक 8 सेंटीमीटर का लिया परावर्तक तल तो उसका ठीक मध्य बिंदु कहाँ होगा, तो आपके 4 पर होगा। ओके, तो जितना बड़ा आप परावर्तक तल लेंगे उसके मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ओके, इसे हम P से डिनोट करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को हम साथ में ही समझते हैं। देखिए जो आपका ये पहले परावर्तक तल लिए थे यानी गोलीय दर्पण लिए थे यहाँ से यहाँ तक था, तो पहले क्या होगा कि ये किसी न किसी एक खोखले गोले का भाग रहा होगा। ठीक, तो उस खोखले गोले का अपना एक केंद्र भी रहा होगा। ठीक, तो उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। और उसकी जो त्रिज्या होती है उसी की त्रिज्या क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ परिभाषा में दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र का कहते हैं हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक वैसे ही आपका वक्रता त्रिज्या का परिभाषा में दिया हुआ है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपका दर्पण हो गया, इसका अपना ये ध्रुव है P और ये क्या आपका केंद्र है C। तो इससे होकर के ये रेखा आपकी जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है कि ये जो आपका मुख्य अक्ष है इसके समानांतर यदि कोई प्रकाश किरणें आती है और इस गोलीय दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित होती है और परिवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होकर के जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ओके, देखिए ये कोई प्रकाश किरण आई जो क्या आपके मुख्य अक्ष के समानांतर है और दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होकर के जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं तो फोकस दूरी क्या होता है। तो ये मुख्य फोकस F और P के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक, चलिए ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है जिसका मुख्य फोकस F है, दर्पण का ध्रुव आपका P है और वक्रता त्रिज्या आपका C है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है आपका स्मॉल f बराबर R/2। तो देखिए कैसे आया है, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से मुख्य फोकस और P की जो बीच की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं, मतलब फोकस दूरी से हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। और देखिए ध्यान से
कि जो मुख्य फोकस और आपका वक्रता केंद्र होता है, इसकी भी जो दूरी होती है वो होती है आपकी स्मॉल एफ, वो भी होती है। ठीक, और हम जानते हैं कि सेंटर से ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या माने कैपिटल आर बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर एफ पी। देखिए भाई, ये यहाँ से यहाँ तक भी आपका एफ है और यहाँ से यहाँ तक भी क्या आपका एफ है, तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगे? स्मॉल एफ। और फिर हम जानते हैं कि जो सी पी है वो क्या है आपका? कैपिटल आर है। तो हम कह सकते हैं कि सी पी बराबर आर, और ये आर किसके बराबर होगा आपका? तो सी एफ प्लस एफ पी के बराबर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है आपकी पूरी क्या है? वो पूरी आपकी आर है, और ये दो भागों से मिलकर बनी है सी एफ प्लस एफ पी से। तो देखिए हम कह सकते हैं कि आर बराबर सी एफ क्या आपका? स्मॉल एफ है, और एफ भी क्या आपका? एफ पी भी आपका स्मॉल एफ है। तो हम कह सकते हैं कि आर बराबर एफ, और एफ आपका 2f हो जाएगा। यहाँ से हम 2 से भाग कर देंगे इधर, तो r बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका f हो जाएगा। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि f बराबर r बाई 2। तो यहाँ से हमारा संबंध निकला कि जो आपका फोकस दूरी होता है त्रिज्या का आधा होता है। ओके, चलिए, ये आपका फुल डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बस समझते हम समझा दिए कि आपका f बराबर r बाई 2 कहाँ से आया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वस्तु। तो वस्तु क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती है, तो उसे हम वस्तु बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कोई आपका दर्पण है, और इस दर्पण पर मान लीजिए किसी वस्तु से, ये आपका क्या हो गया? कोई स्रोत हो गया। ठीक, अब यहाँ इस स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही है किस पर? तो आपके दर्पण पर। तो जहाँ से ये प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आ रही है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं। परिभाषा थोड़ा गौर से पढ़िए। देखिए, जिस प्रकाश स्रोत से, मतलब जहाँ से प्रकाश किरणें चल करके किस दर्पण पर आपतित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वस्तु बोलते हैं। मतलब साफ है कि जहाँ से प्रकाश किरणें दर्पण पर आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वस्तु बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो दर्पण के तल से परिवर्तन के बाद प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है दर्पण पर, और यहाँ से परिवर्तित होकर के इस बिंदु पर मिल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रतिबिंब बोलेंगे। अब ये क्या होता है कि कभी कभी वास्तव में मिलती है और कभी कभी मिलती हुई प्रतीत होती है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ का हो रहा है आपका कि इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही है और दर्पण पर परिवर्तन के पश्चात क्या हो रही है? यहाँ से चली जा रही है। वास्तव में ये मिल नहीं रही कहीं, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि ये पीछे बैक में जा करके क्या हो रही है, माने इस पॉइंट से मिल करके ऐसे आभास हो रहा है कि मिल करके आ रही है। देखिए यहाँ पर, तो इससे क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर जो आपका जो पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ये वास्तव में नहीं मिल रहा है, बल्कि एक आभास हो रहा है, एक कल्पना हो रहा है कि यहाँ पर मिल रही है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर मिल रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। तो परिभाषा से ही आपका जाहिर हो रहा है कि परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। यदि वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तव में नहीं मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम? आभासी प्रतिबिंब। ओके, चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण से परिवर्तन के किरण आरेख। देखिए, इसका क्या यूज है कि जब आप अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले आपको ये किरण को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक, जो प्रकाश किरण होती है दर्पण पर
तीन तरीके से आपकी आपतित होती है। पहला थोड़ा बता देना मैं यहाँ पर, पहला होता है आपका, मान लीजिए कोई आपका ये दर्पण है, तो पहला होगा आपका मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आ सकती है, पहला। दूसरा जो होगा आपका कि ये मान लीजिए दर्पण है, तो दूसरा आपका हो सकता है कि ये आपके वक्रता केंद्र से होकर के आए। और थर्ड जो हो सकता है आपका, मान लीजिए आपका ये दर्पण है, तो थर्ड हो सकता है आपका कि ये आपके फोकस एफ से होकर के आए। ठीक, तो प्रकाश किरण जो होती है तीन तरीके से दर्पण पर आपतित होती है। इन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना। अगर इसकी जानकारी आपको हो गई तो आप उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अच्छा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला हमारा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर। इसमें देखते हैं अवतल दर्पण में, देखिए ये कोई आपका दर्पण है, अब ये आपका मुख्य अक्ष हुआ और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो कहाँ से जाएगी? तो ये हमेशा नियम है कि फोकस एफ से होकर के जाएगी। चलिए ये मतलब आप याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो आपके फोकस से होकर के जाती है। सेम थोड़ा देखते हैं इसमें भी उत्तल दर्पण में। देखिए आपका ये उत्तल दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो परिवर्तन के पश्चात देखिए आपके ये ऐसा आभास होगा कि ये आपके फोकस से जा रही है। इसमें वास्तव में होकर के जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसा आभास होता है कि मुख्य फोकस होकर के आ रही है। ठीक, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पहला नियम कि जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो अवतल में एकदम फोकस होकर के जाती है और उत्तल में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केंद्र से। तो देखिए आपका ये दर्पण हो गया, ये आपका केंद्र हो गया और केंद्र से प्रकाश किरणें देखिए जिस मार्ग से ये जा रही है उसी मार्ग से क्या हो रही है आपकी वापस भी हो रही है। देखिए यहाँ से जिस मार्ग से जा रही है उस मार्ग से क्या हो रही है वापस भी हो रही है। मतलब साफ है कि जब प्रकाश किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो जिस राह से जाएगी उसी राह से क्या होगी परिवर्तन के पश्चात वापस चली जाएगी। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण के लिए। थोड़ा देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये हम डाल, देखिए ये किरण जो किरण है हम एकदम डाले हैं कहाँ पर, एकदम वक्रता केंद्र पर, लेकिन देखिए वास्तव में क्या होता है कि यहीं से टकरा करके वापस चली जाती है। लेकिन ऐसा आभास होता है कि ये कहाँ से होकर के आ रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। तो देखिए अवतल में आपको एकदम दिखाई देता है कि वक्रता केंद्र से जा रही है और इसी से क्या हो रही है परिवर्तन के पश्चात वापस आ रही है। लेकिन आपके उत्तल में क्या होता है कि वक्रता केंद्र से डालते हैं तो क्या होता है एकदम उसी मार्ग से यहाँ टकराएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी। लेकिन ऐसा फील होगा कि ये आपकी वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोकस से। चलिए पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो देखिए ये आपका दर्पण है और ये आपका फोकस एफ हुआ, तो यहाँ से प्रकाश किरण डाला एकदम फोकस होकर के। देखिए क्या होता है कि परिवर्तन के पश्चात ये क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या होगी समानांतर हो गई। तो आप याद रखिएगा थर्ड नंबर कि जब भी प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से डालते हैं तो परिवर्तन के पश्चात क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब देखते हैं यही प्रोसेस उत्तल दर्पण के लिए। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ और ये आपका मुख्य फोकस हुआ। देखिए प्रकाश किरणें यहाँ पर आ रही है। अब ऐसा देखिए, ऐसा आप थोड़ा महसूस कीजिए कि ये जो किरण है हम कहाँ डाल रहे हैं, ये फोकस पर डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा देखिए जाए वास्तव में यहीं पर आपको रुक जाएगी और यहाँ से क्या होगी प्रतीत होगी। लेकिन ऐसा फील कीजिए कि ये आपके कहाँ से होकर के आ रही है, कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस पर जा रही है। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद कहाँ हो जाएगी मुख्य अक्ष के ठीक समानांतर हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर उत्तल में क्या होता है कि यहाँ हमको सिर्फ महसूस होता है, फील होता है कि हम फोकस पर डाले हैं तो क्या हुई है मुख्य अक्ष के समानांतर हुई है। देखिए यहाँ पर फील हो रहा है कि हम कहाँ डाले हैं फोकस पर। ठीक, तो आप याद रखिएगा तीनों नियम। पहला कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें क्या होती है मुख्य फोकस होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपके हमेशा मुख्य फोकस होकर जाती है। वक्रता केंद्र से डालते हैं किरण तो क्या होती है जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस चली जाती है।
थर्ड नंबर, अगर मुख्य फोकस से हम डालते हैं तो मुख्य से क्या होती है, प्रवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती है। अगर तीनों नियम आप याद कर लिए तो अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।